नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फोटोज भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत ने जापान के साथ समुद्री अभ्यास जीमैक्स किस स्थान पर आरंभ किया है? तो यहाँ पर इसका दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तरी अरब सागर। भारत ने जापान के साथ समुद्री अभ्यास जीमैक्स यानी कि जापान इंडिया मरीन एक्सरसाइज को उत्तरी अरब सागर में स्टार्ट किया है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तरी अरब सागर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी SDRF की कितनी फीसदी रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 50%। दोस्तों, पहले राज्य जो हैं अपने SDRF के कोष से केवल 35% रकम को ही खर्च कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में कोविड के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को इस कोष से 50% रकम खर्च करने की अनुमति दे दी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 50%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो अगर आप फोटो देख रहे हैं ध्यान से तो आप जान गए होंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इन्होंने ही असम के गोगामुख में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। वर्तमान में दोस्तों ये खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री भी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 संस्थानों में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2। दोस्तों, ग्लोबल MBA की इस बार की रैंकिंग में टॉप 50 में अपने भारत के केवल 2 संस्थानों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो IIM बैंगलोर और IIM अहमदाबाद, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को 31 रैंक मिली है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर को 35 रैंक मिली, यानी कि भारत के 2 इंस्टीट्यूट को इस रैंकिंग में जगह दी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैंगलोर, यानी कि कर्नाटक के मैंगलोर में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी स्थापित की जाएगी। यह अकादमी कनारी तट के सभी औपचारिक मुद्दों को देखेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक ए बुक ऑफ फ्लावर्स के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। दोस्तों, माफ कीजिएगा, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, इनकी एक पुस्तक है ए बुक ऑफ फ्लावर्स, जिसका विमोचन किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ यानी कि AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किन 2 व्यक्तियों को चुना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू। आप देख सकते हैं फोटो में, ये है गुरप्रीत सिंह संधू और ये है वुमेन में वो मिडफील्डर संजू। तो इन दोनों व्यक्तियों को इस साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10। बीते दिनों दोस्तों रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने, जिनकी आप इमेज देख सकते हैं, इन्होंने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। इन प्लास्टिक पार्कों में प्लास्टिक ऊपर और अधिक अनुसंधान करके नए नए प्लास्टिक की वस्तुओं को बनाया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण BCCI ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीतू डेविड। ये दोस्तों नीतू डेविड जो कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम की सीनियर महिला चयन समिति के अध्यक्ष थी। अब इनके अनुभव को देखते हुए BCCI ने इन्हें जो है राष्ट्र स्तर की सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नामित कर दिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीतू डेविड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने अपने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत अगले 3 साल में ओडिशा से झुग्गियों को जो है हटाने की योजना है। और साथ ही दोस्तों इसी सप्ताह जो है उड़ीसा राज्य सरकार ने रेडियो पाठशाला का भी शुभारंभ किया है। इसके रेडियो के कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं वे घर बैठे ही रेडियो की मदद से अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकेंगे, क्योंकि दोस्तों उड़ीसा के लगभग 60 लाख बच्चों में से केवल 32 लाख बच्चे ही स्मार्टफोन यूज करते हैं और बाकी के जो 28 लाख बच्चे हैं वो स्मार्टफोन की पहुंच से दूर है, जिससे कि उनका पाठ्यक्रम पिछड़ रहा था। और चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसीलिए अब राज्य सरकार ने रेडियो के माध्यम से भी शिक्षा देने का फैसला किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ट्राई दोस्तों आप समझ गए होंगे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तब इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं PD वाघेला। ये दोस्तों PD वाघेला जो कि अगले 3 साल के लिए ट्राई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने राम सेवक शर्मा का स्थान लिया है। बात करें दोस्तों ट्राई की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1997 में और इसका हेडक्वार्टर है भारत की राजधानी दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है और इसी के साथ ही उन्होंने गंगा संग्रहालय का भी शुभारंभ किया है। बात करें दोस्तों नमामि गंगे मिशन की, तो इसको PM मोदी के कार्यकाल में ही वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था और इस योजना में अगले 5 सालों में गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA, दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गई है, NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है? दोस्तों ये जो एजेंसी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ये देश भर में आतंक विरोधी गतिविधियों को रोकने का काम करती है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो भारत की राजधानी दिल्ली में है। इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 9 शहरों में पहले से थे और अभी हाल ही में 3 शहरों में और जो है स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। तो 2 शहर तो आपके सामने लिखे हैं, इम्फाल और चेन्नई। तीसरा शहर कौन सा है? तो तीसरा शहर है रांची। हाँ, झारखंड की राजधानी रांची में, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 अतिरिक्त शाखाओं को मंजूरी प्रदान की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन
पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी भारत। एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों मानव अधिकार के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और इसने बीते दिनों भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने हमारे सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया है और हम भारत में काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में हम भारत से अपना जो है बोरिया बिस्तर बांध लेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के अध्यक्ष के तौर पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेखर कपूर। ये दोस्तों शेखर कपूर जो कि भारत के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने ही बैंडिट क्वीन फिल्म बनाई थी जो कि फूलन देवी के ऊपर थी। इन्होंने ही मिस्टर इंडिया फिल्म बनाई थी जो कि अनिल कपूर द्वारा अभिनीत थी और इन्हीं को जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर यानी जो सूखे इलाके हैं वहाँ पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरुआत की है। इसमें दोस्तों क्या होगा कि जो सूखे इलाके हैं वहाँ के खेतों पर जो है गड्ढे करके बारिश के पानी को जो है इकट्ठा किया जाएगा और उसी इकट्ठे पानी से खेतों की सिंचाई की जाएगी जिससे कि खेतों की मृदा को पर्याप्त नमी मिलती रहे। तो यही है जल कला योजना जो कि भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। UNDP ने यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोनू सूद। ये दोस्तों सोनू सूद जो कि भारतीय फिल्मों के और दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने चेहरे हैं और अभी लॉकडाउन के समय इन्होंने प्रवासी मजदूरों की घर पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा मदद की थी और व्यक्तिगत स्तर पर इन्होंने बहुत ही उम्दा कार्य किया था जिसके लिए ये देश विदेश में प्रशंसा के पात्र बने थे। अब इसी क्रम में UNDP ने इन्हें स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटन संजीव योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असम। असम में दोस्तों पर्यटन संजीव योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के जो भी उद्यमी या जो भी युवा स्टार्टअप के थ्रू कोई अगर पर्यटन पर आधारित उद्योग को विकसित करते हैं तो राज्य सरकार की ओर से उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। तो ये दोस्तों पर्यटन संजीव योजना जो कि भारतीय राज्य असम में लॉन्च की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किरण रिजिजू। ये दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय युवा मंत्री और खेल मंत्री हैं और इन्होंने जो है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई का नया लोगो लॉन्च किया है। बात करें दोस्तों साई की, इसी को साई बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इसका गठन हुआ था वर्ष 1984 में और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो संदीप प्रधान जो हैं वो भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल। आपको इनका नाम भी याद रखना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन मेरी सहेली का शुभारंभ किस रेलवे जोन ने किया है? दोस्तों आप जानते हैं हमारा भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़े रेलवे में से एक है और इसलिए इस पूरे रेलवे को कंट्रोल करने के लिए तो लगभग 18 जोनों में बांटा गया है। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन मेरी सहेली का शुभारंभ किस रेलवे जोन ने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व रेलवे। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने यानी कि NDB ने न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
50 करोड़ डॉलर। दोस्तों बीते दिनों न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ तक एक रोड बननी थी, जिससे कि दिल्ली और गाजियाबाद और मेरठ यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए उसने जो है भारत को 50 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुंबई मेट्रो के लिए उसने 24 करोड़ डॉलर की भी मंजूरी दी है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो है भारत को 50 करोड़ डॉलर दिए हैं दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के लिए और 24 करोड़ डॉलर दिए हैं मुंबई मेट्रो के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? तो अगर दोस्तों आप चेहरा जानते हैं तो आप इसका आंसर भी पहचान सकते हैं, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टेन वावरिंका। ये दोस्तों स्विट्जरलैंड के बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, टेनिस स्टार हैं, जिनका नाम है स्टेन वावरिंका, जिन्होंने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीत लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने केन्या और किस देश के साथ विमानों के आवागमन के लिए एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूटान। भारत ने दोस्तों केन्या और भूटान के साथ विमानों के आवागमन के लिए एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। एयर बबल व्यवस्था के तहत विमानों को एक दूसरे के देशों में जाने के लिए ज़्यादा औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो बड़ी सहजता से ही सीमा में प्रवेश पा जाते हैं। तो भारत ने केन्या और भूटान के साथ विमानों के आवागमन के लिए, ताकि जो भी एक दूसरे देश के नागरिक जो हैं फंसे हुए हैं, उन्हें आसानी से उनके मूल देश में लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गोवा। गोवा में हाल ही में आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत गोवा के जितने भी गांव हैं, वहां पे जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं, उन्हीं के द्वारा गांवों की ज़रूरतों को पूरा करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम का यह उद्देश्य है कि ग्राम में जितने भी संसाधन हैं, उन्हीं के द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, जिससे कि वास्तविक रूप में गांव आत्मनिर्भर बन सकेंगे। और जब गांव आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो गोवा आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू की शुरुआत जो है भारतीय राज्य गोवा में हुई है, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के प्रमुख निधन। तो इस सप्ताह दोस्तों जाने माने वैज्ञानिक जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, शेखर बसु, इनका सप्ताह निधन हो गया है। इसी सप्ताह दोस्तों जानी मानी अर्थशास्त्री जिन्हें भारत सरकार ने इनके योगदान को देखते हुए पद्म भूषण से सम्मानित किया था, ईसर जज अहलूवालिया, इनका भी निधन इसी सप्ताह हो गया है। इसी हफ्ते दोस्तों असम की एकमात्र इकलौती महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का भी निधन हो गया है। ये वर्ष 1980 से 81 के बीच असम की मुख्यमंत्री थी और हाल ही में इनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो दोस्तों 28 सितंबर को जो है हर साल विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मनुष्य और जानवरों पर रेबीज का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर के दिन विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को हृदय रोग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। हृदय रोग के प्रभाव क्या पड़ते हैं इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अनुवादक दिवस मनाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अनुवादकों के काम को प्रकाश में लाने के लिए और उन्हें सम्मान देने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति जो हैं वो पहले तो युवा थे और युवा जब वे थे तब उन्होंने अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान दिया था, इसलिए उनके योगदान को प्रकाश में लाने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को
वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को दोस्तों हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और यह दिवस महात्मा गांधी की जन्मतिथि के लिए मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी के जीवन के 2 ही मूल सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा। उसमें भी उन्होंने अहिंसा पर अधिक जोर दिया था, इसलिए उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो से काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।